माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सीडीपी का एक नया टॉपिक कराने जा रही हूँ जिसका नाम है सोशलाइजेशन। हिंदी में हम इसे सामाजिकरण कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे आप कनेक्टेड फील करेंगे और इजी भी बहुत है। तो मैं हूँ डॉक्टर ममता सरदाना। आई होप आप मेरी क्लासेस देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एंड दैट इज़ सोशलाइजेशन। यहाँ मैंने इसकी परिभाषा लिखी हुई है, हिंदी में हम इसे सामाजिकरण कहते हैं। तो यहाँ जो कुछ की टर्म्स हैं उनको आप ध्यान रखिएगा, उन्हें मैं अंडरलाइन करती जाऊँगी। तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। विद द हेल्प ऑफ विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ चेंज्ड इनटू अ सोशल बीइंग। It is a process through which the younger generation learns the adult role which it has to play subsequently. जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी वयस्क जब भूमिका सीखती है तो उसे जो भूमिका एक समाज में रहने के बाद उसे निभानी होती है, इसे वो सीखती है। ठीक है, ये एक व्यक्ति के जीवन में चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है कंटिन्यूस प्रोसेस है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता जाता है और ये एक एंडलेस प्रोसेस है, अंतहीन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक बच्चे के व्यक्तित्व में उसके समूह की सांस्कृतिक संरचना शामिल हो जाती है। यह उसे उस समूह में समायोजित करने तथा सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के लिए तैयार करती है। देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है मैंने इंग्लिश में, कैसे ये बच्चे की पर्सनालिटी रेडी करती है, कैसे वो एक कल्चर में, एक ग्रुप में फिट हो जाता है और जो उसको सोशल रोल दिया जाता है उसे परफॉर्म वो कैसे करता है। तो एक्चुअली क्या है कि जब एक बच्चा बॉर्न होता है तब वो अडैप्ट करता है। ही इज़ अडैप्टेड टू सोसाइटी। जिस समाज में भी वो पैदा हुआ है उसमें वो अडैप्ट होता है। अब वो अडैप्ट कैसे करेगा, अपने आप को एडजस्ट कैसे करेगा? वो सोसाइटी में जो भी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं या फिर कुछ भी वहाँ पे होने वाले कस्टम्स हैं या फिर कोई बिलीफ्स हैं जिनमें सोसाइटी बिलीव करती है या फिर कुछ नॉर्म्स हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी जो भी नियम है सोसाइटी के या उनकी बिलीफ्स हैं या रिचुअल्स हैं, जो भी कुछ हैं, उनको जब वो सोसाइटी में फॉलो करने लगता है बच्चा बॉर्न होने के बाद, तो वो सोसाइटी से अडैप्ट हो जाता है। तो इसमें मैंने कौन से कीवर्ड्स आपको बताया कि ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक कॉन्टीन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। आपको जब मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है और अंतहीन है, एंडलेस प्रोसेस है। और एंडलेस क्यों हम इसे कहते हैं? क्योंकि ये वूम से लेके हमारे टूम तक जा रहा है। वूम से लेके टूम तक जा रहा है, ये आपको मैं कई बार पहले बता चुकी हूँ। तो यही जो प्रोसेस है जिसमें बच्चा अडैप्ट हो जाता है समाज में, जितनी भी वैल्यूज़, जो भी कस्टम्स, जिस भी सोसाइटी में वो पैदा हुआ है उसको सीख लेता है। तो वो जो उसे भूमिका निभानी होती है एक एडल्ट के रूप में, एक वयस्क के रूप में, तो वो उस भूमिका को निभाना सीख जाता है। उसे अपना सारा सांस्कृतिक, अपना कल्चर, सब कुछ उसे समझ में आ जाता है और वो अच्छे से सोशलाइज हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स में करा रही हूँ वो सारे टॉपिक्स में आपको टेबुलर फॉर्म में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब ये टेबुलर फॉर्म कैसे है? टेबुलर फॉर्म जो है ये आपको इजी कर देती है सारे टॉपिक्स को समझने के लिए। तो ये कैसे इजी होगा, आप ये देखिए कि मैं आपको इसमें से जो एक टॉपिक बहुत इजी है, इसमें 1 मार्क का ही क्वेश्चन जो है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है आ ही जाता है सीटेट में। तो हम इसको जानेंगे ये कैसे। मैंने आपको डिफरेंट स्टेजेस इसमें बताई हैं और स्टेजेस में कुछ मैंने हेडिंग्स डाली हुई हैं जो आपको डेवलपमेंट की मैंने स्टेजेस बताई थी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एजेंसीज़ लिखी हैं मैंने और कुछ एजेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि सोशलाइजेशन में बच्चे को समाज में एडजस्ट होने में ये एजेंसीज़ या फिर एजेंट्स किस तरीके से मदद कर रहे हैं। तो जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में है, प्री नेटल जो 9 मंथ्स का पीरियड है, अगर उस अवस्था में है तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो समाज में, उस समय तो हम नहीं जानते कि समाज में वो क्या एडजस्ट हो रहा है। तो ये नोन नहीं है, ना तो हमें एजेंट्स नोन है ना हमें एजेंसीज़ नोन है। लेकिन जैसे ही बच्चा
बॉर्न हो जाता है, पैदा हो जाता है, उसकी इन्फेंसी की अवस्था शुरू हो जाती है जो कि 0 से 2 साल की होती है, तो सबसे पहले वो कहाँ आता है? अपने परिवार में आता है। तो जो होम है या जो फैमिली है, उसकी जो परिवार है, उसका घर है, ये जो है ये एजेंसी कहला रही है। और जो होम में रहने वाले लोग हैं, बच्चे के पेरेंट्स हैं, बच्चे के माता पिता हैं, उसके भाई बहन हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये सारे एजेंट्स कहला रहे हैं जो सिखाते हैं बच्चे को समाज में रहने के तौर तरीके, बेसिक तौर तरीके, कैसे उठ के हमने नमस्ते करनी है, जिस भी कल्चर को बच्चे आप बिलोंग करता है, कैसे हमने विश करना है लोगों को, कैसे हमने पूजा पाठ करनी है, कैसे हमने लोगों के साथ व्यवहार करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सबसे पहले बच्चे के पेरेंट्स सिखाते हैं, ठीक है। और उसके या तो वो अपने भाई बहनों को देखता है या अपने वो ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है। तो एक सवाल हमेशा आता है कि ये जो होम है या फैमिली है, ये कैसे एजेंट्स हैं? तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइमरी एजेंसी या फिर प्राइमरी एजेंट्स। तो जो प्राथमिक एजेंट्स हैं या फिर प्राथमिक जो एजेंसी है वो क्या है सोशलाइजेशन के लिए, सामाजिकरण के लिए, वो होम या फिर फैमिली होती है एक बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार में आता है और जब वो छोटा होता है तो उसके बाकी लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बहुत कम होते हैं। इसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो अर्ली चाइल्डहुड की होती है, आप अभी तक समझ ही गए होंगे, जो कि 2 से 6 साल तक का पीरियड होता है। तो इस अवस्था में बच्चा थोड़ा थोड़ा घर से बाहर निकलने लगता है, अपने पड़ोसियों के यहाँ जाने लगता है, प्लेग्राउंड में जाने लगता है और स्कूल भी जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो नेबरहुड में उसको फ्रेंड्स मिलेंगे, उसके स्कूल में उसके साथी मिलेंगे, उसके टीचर्स मिलेंगे। तो जैसे कि फैमिली और होम उसकी प्राइमरी एजेंसी थी, तो ये जो नेबरहुड, प्लेग्राउंड और जो स्कूल है, ये सेकेंडरी एजेंसी होती है, या हम इसे द्वितीयक एजेंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं द्वितीयक समाज या द्वितीयक एजेंट्स कहेंगे, जो कि समाजीकरण में बच्चे को समाज में एक मोबिलाइज, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए वो सिखा रहे हैं चीज़ें। कई बातें हैं जो वो बताई जाती हैं बच्चे को। तो ये कौन बताता है? उसके फ्रेंड्स बताएंगे या पीयर्स बताएंगे या फिर टीचर्स बताएंगे। अब जैसे ही बच्चा लेटर चाइल्डहुड की अवस्था में आता है, जैसे कि आप जानते हैं कि 6 से 12 साल की अवस्था होती है, तो इसमें जो एजेंसीज़ होती हैं वो थोड़ी सी इसमें अंतर आने लगता है। बच्चा बहुत सारे मीडिया, आजकल आप जानते हैं मीडिया कितना इम्पोर्टेंट हो गया है ना। मीडिया में क्या चीज़ आती है, जिससे बच्चा टीवी के संपर्क में आया, बच्चा इंटरनेट के संपर्क में आया, तो उनसे उसने बहुत कुछ चीज़ें सीख ली। या फिर जो उसका पीयर ग्रुप होता है, पीयर्स के भी बहुत ज़्यादा इस समय कॉन्टैक्ट में आने लगता है, तो अपने साथियों से वो बहुत सारी बातें सीखता है और जो उसको समाज में एक स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं कि समाज में कैसा व्यवहार, कैसा बिहेवियर करना है, या कैसे हमने वैल्यूज़ अडॉप्ट करनी है, या हमारे जो कस्टम्स हैं जिस समाज में हम रह रहे हैं वो कैसे कस्टम्स हैं। ओके। जब एडोलेसेंस की अवस्था आती है, जो कि एक किशोरावस्था के पीरियड होता है, 12 से 18 साल की अवस्था, तो इस समय क्या होता है, इस समय जो एजेंसीज़ हैं वो फिर से पीयर ग्रुप तो है ही, और पीयर ग्रुप भी क्या होता है, जो साथियों का ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसका एक्सट्रीम इफ़ेक्ट होने लगता है। अपने साथियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस समय बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है। तो सोशलाइजेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका जो है बच्चे के, वो कौन निभाता है? उसके साथी या उसके फ्रेंड्स या फिर उसके पीयर्स निभाने लगते हैं, ठीक है। और मास मीडिया तो आप समझ ही रहे हैं कि टीवी एंड इंटरनेट आज के ज़माने में बच्चे को कितना ज़्यादा प्रभावित करता है। या फिर कुछ बुक्स, मैगजीन से कॉन्टैक्ट में अगर बच्चा आता है, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जिस भी धर्म को वो मानने वाला है, अगर वो वहाँ जाता है तो वहाँ से बहुत सारी बातें सीखता है, अपने धर्म के बारे में समझता है, उसकी अच्छाइयों को समझता है। तो ये सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस उसे बताते हैं, समाज में रहने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं बच्चे को। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लगभग जो उम्मीद रहती है वो एक क्वेश्चन आने की रहती है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। प्राइमरी एजेंट पूछा जाए या सेकेंडरी एजेंट पूछा जाए तो आप उस ढंग से उसका उत्तर दे सकते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें कि रोल ऑफ स्कूल की हम बात करते हैं। देखिए, जब होम में है बच्चा, अपने घर में है, तो उसके ऊपर किसका प्रभाव आ रहा है? अपने पेरेंट्स का प्रभाव आ रहा है। तो जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकला, मतलब कि स्कूल में आया,
अब स्कूल में आया तो वो किन के संपर्क में आएगा? वो अपने टीचर्स के संपर्क में आएगा, वो अपने पीयर्स के संपर्क में आएगा। तो जैसे अभी बच्चा अगर थोड़ा छोटा है तो उस पर टीचर्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या स्कूल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो उसके साथियों का प्रभाव उस पर ज़्यादा होता जाएगा। तो स्कूल को क्या करना चाहिए? रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं कि स्कूल का रोल कितना ज़्यादा होता है। देखिए, अगर स्कूल इस टाइप से बच्चों को कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ करा रहा है, मिल के, मतलब जो भी काम मिल के किए जाएँ, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कराए जाएँ, मतलब मिल के करने वाले काम, ठीक है, तो उससे बच्चा बहुत अच्छी बातें सीखता है, अच्छा बिहेवियर सीखता है, ठीक है। वो बच्चे को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में मदद करती है, या बच्चे को एक जिस भी देश में वो रहता है एक अच्छा सिटीज़न बनने में एक सहायता करता है। अगर स्कूल ऐसे संस्कार बच्चे को देता है, ऐसी वैल्यूज़ देता है, ठीक है, तो अगर हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, अगर ऐसी वैल्यूज़ बच्चे को दी जाती हैं तो वो एक गुड सिटीज़न बन सकता है, गुड ह्यूमन बीइंग बन सकता है। और साथ में अगर वो एडोलेसेंस की प्रक्रिया में है तो उसको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का, परेशानियों का, द्वंद्वों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन परेशानियों से निकलने के लिए भी स्कूल उनको हेल्प कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। कई बार किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बच्चों को सामना करना पड़ता है या द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। तो इन परेशानियों में स्कूल का रोल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है और वो बच्चे के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। तो अगर टीचर्स, जैसे आप जानते हैं कि स्कूल्स में एक मॉरल साइंस की क्लास होती है जिनमें बच्चों को वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, तो वो वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। बच्चे को सही गलत की पहचान बताना, ये सभी को स्कूल में सिखाया जा सकता है और वो बच्चा एक गुड सिटीज़न या फिर गुड ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप हो सकता है। दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगी, एक्टिव एजेंसीज़ एंड पैसिव एजेंसीज़। अब ये क्या होती हैं? देखिए, एक्टिव एजेंसीज जहाँ वो बच्चा, वेयर इंडिविजुअल्स आर एक्टिव एंड इंटरैक्ट विद अदर्स। जब बच्चा या कुछ किशोर खुद ही से एक्टिव है और लोगों के साथ संपर्क में है और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो बच्चा, उसका जो भी एजेंसीज़ उसके लिए काम कर रही हैं, वो एजेंसीज़ होती हैं जैसे कि स्कूल, जैसे कि प्लेग्राउंड, जैसे कि ऑफिस। तो ये सारी जो हैं जिसमें बच्चा इंटरैक्ट कर सकता है या थोड़ा बड़ा होने के बाद ऑफिस में इंटरैक्ट कर सकता है, तो इनको हम कहते हैं एक्टिव एजेंसीज़, ठीक है, जिसमें आपस में इंटरैक्शन हो रहा है। लेकिन कुछ पैसिव एजेंसीज़ होती हैं जिनका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर, उसके सामाजिकरण में, सोशलाइजेशन में प्रभाव डालता है। बच्चा सीखता है समाज में रहने के नियम कायदे। वो ऐसी जगह होती हैं जैसे कि बुक्स, जैसे कि लाइब्रेरी, जैसे कि रेडियो, जैसे कि म्यूज़ियम। ये वो प्लेसेस हैं वेयर इंडिविजुअल्स आर नॉट एक्टिव एंड डू नॉट इंटरैक्ट। वो उनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। वो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पैसिव, मतलब पैसिव का अर्थ हुआ निष्क्रिय, ठीक है, और एक्टिव का जो अर्थ होता है बहुत क्रियाशील। अगर ये आप समझ सकते हैं कि स्कूल बहुत क्रियाशील एक एजेंसी है, या प्लेग्राउंड या ऑफिस ये क्रियाशील है जहाँ पे ज़्यादा क्रिया हो रही है, मतलब इंटरैक्शन हो रहा है दोनों का। तो जो है वो इंडिविजुअल एक्टिव है, स्वयं भी एक्टिव है, तब हम उन एजेंसीज़ को एक्टिव एजेंसीज़ कहते हैं। और वो एजेंसीज़ जिसमें इंडिविजुअल जो है एक्टिव नहीं है और इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा। आप समझ सकते हैं एक लाइब्रेरी में बच्चा या कोई भी व्यक्ति कैसे इंटरैक्ट करेगा? वो तो उन बुक्स को सिर्फ पढ़ सकता है, बुक्स हो गई या फिर मैगजीन्स हो गई, तो इनसे सिर्फ वो पढ़ सकता है, वो वन वे ट्रैफिक है ना। तो इसलिए हम उसे पैसिव एजेंसीज़ कह रहे हैं, एक्टिव एजेंसीज़ नहीं कह रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई सवाल आ जाता है तो आप इसी ढंग से उसको डील करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, तो हमने परिभाषा समझी कि सोशलाइजेशन क्या हो रहा है, बच्चा अडेप्ट हो रहा है सोसाइटी में, वहाँ की वैल्यूज़, कस्टम्स, बिलीव्स को, नॉर्म्स को समझ रहा है, नियम कायदों को समझ रहा है। ये कंटिन्यूस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अंतहीन है
और जो उसको एक समाज में समायोजित होने में और उसकी जो नई भूमिकाएं हैं उसके लिए तैयार करती हैं। तो ये सोशलाइजेशन या समाजीकरण का प्रोसेस है। फिर मैंने डिफरेंट स्टेजेस से आपको समझाया है कि कौन सी प्राइमरी एजेंसीज होती हैं और कौन सी सेकेंडरी एजेंसीज होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो लास्ट है वो हमने स्कूल की भूमिका के बारे में जाना, और उसके बाद हमने ये जाना कि एक्टिव एजेंसीज क्या हैं और पैसिव एजेंसीज क्या हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, हम इसको फिनिश कर रहे हैं। और जो मेरी नेक्स्ट क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि हम अभी तक जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आप उसमें बिल्कुल ध्यान से मेरे क्लास को अटेंड करिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रहने वाली है वो क्लास। और हम उसमें क्वेश्चन सारे करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जितना भी हमने पढ़ाया है आप उसको रिवाइज कर पाएंगे आसानी से और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। एंड आप इसे मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक भी कर दीजिए, तो मेरे लिए थोड़ा मोटिवेशन रहेगा। एंड डू फॉलो मी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।